हाँ जी, दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों पिछली क्लास में कुछ लैपटॉप में मेरा इश्यू आ गया था, तो अब वो रिज़ॉल्व हो गया है, तो मैं वापस आ गया हूँ। तो अभी हमने जो एसएस 705 को स्टार्ट किया था, उसको खत्म करते हैं, ठीक है? दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था, फटाफट से उसका मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। तो देखो क्या सिखाया था मैंने आपको बताया था कि देखो ऑडिटर जो है, ऑडिटर साहब अपने ऑडिट को खत्म कर चुके हैं। ऑडिटर साहब अपने ऑडिट को खत्म कर चुके हैं। अब क्या करेंगे वो? तो जब ऑडिट हमारा खत्म हो गया तो ऑडिटर साहब क्या करेंगे? ऑडिट के दौरान उन्हें बहुत सारे क्या मिले होंगे? एविडेंसेस मिले होंगे। ऑडिट के दौरान ऑडिटर साहब को बहुत सारे क्या मिले होंगे? एविडेंसेस मिले होंगे। इन एविडेंसेस का ऑडिटर साहब क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, उनका इवैल्यूएशन करेंगे, इनका रिव्यू करेंगे। इनका इसका मतलब क्या है? ऑडिटर साहब ये चेक करेंगे कि क्या जो मुझे ये एविडेंसेस मिले हैं, क्या ये सफिशिएंट हैं? क्या इनके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने चेक करी है, इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या ये चीज ठीक है या नहीं? क्या इन एविडेंसेस के बेसिस पे मैं ये ओपिनियन दे सकता हूं? ये जब ऑडिटर साहब रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो ऑडिटर साहब पहुंचते हैं बहुत सारी कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन्स मतलब कि हमारी सेल्स ओके है, हमारी परचेज ओके है, हमारा स्टॉक ओके है, हमारे एक्सपेंसेस ओके हैं। बहुत सारी कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। फिर इन कंक्लूजन्स को जब ऑडिटर साहब चेक करते हैं, इनके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो क्या प्रोसेस है? ऑडिट खत्म हुआ, एविडेंसेस को ऑडिटर साहब इवेल्युएट करते हैं। फिर जब वो इवेल्यूशन करते हैं तो उन्हें बहुत सारी कंक्लूजन्स मिलती हैं। उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर वो अपना क्या दे देते हैं? ओपिनियन दे देते हैं। मैंने आपको फिर ये सिखाया था कि ओपिनियन जो ऑडिटर का डिपेंड करता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। वो एक डिपेंड करता है मिस स्टेटमेंट पे, और एक डिपेंड करता है ऑडिट एविडेंस पे। ये दो चीज ऐसी हैं जो ऑडिटर के ओपिनियन को इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है? इनके वजह से ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो बदल सकता है, उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, चेंज आ सकता है, ठीक है? एक चीज और हमें ये बोला गया, ये ऐसे में ये बोलता है कि सुनो ऑडिटर, आपने ऑडिट किया, और आपने जो ऑडिट किया तो आपका जो चीजें हैं वो पॉजिटिव निकली। आपने जो चीज चेक करी, जो चीज मांगी, सब चीज ओके है। जो गलतियां आपको मिली आपने वो ठीक कराई, और कुछ गलतियां ऐसी थी जो मटेरियल नहीं थी, मतलब कुल मिला के चीजें ओके थी। तो आप इस पे अपना ओपिनियन दे दोगे। ऐसे 705 ये कह रहा है कि सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज नेगेटिव भी मिली है ना, या तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा एविडेंस, तुम गलती नहीं पकड़, तो भी तुम अपना ओपिनियन दोगे। मेरी बात समझ? ये नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों पे ही ओपिनियन देना है। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो भी आप क्लियरली अपना ओपिनियन दोगे। बेसिकली अगर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको उस मॉडिफाई ओपिनियन को भी क्लियरली देना होगा, बताना होगा। ये बात समझ में आई? फिर ओपिनियन को समझने से पहले मैंने आपको दो वर्ड सिखाए थे। मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था मटेरियल, और मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था परवेजिव। ये दो वर्ड अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। देखो मटेरियल में मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने कहा था हर एक चीज जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को इंपैक्ट डाल सकती हैं, वो ऑडिटर के हिसाब से क्या है? मटेरियल है। क्या बोला? हर एक चीज जो यूजर्स को इंपैक्ट डाल सकती है, उनके डिसीजन को इंपैक्ट डाल सकती हैं, वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है? मटेरियल है। जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर आपकी सेल्स गलत हो गई
तो ऑडिटर क्या कहता है, ऑडिटर के हिसाब से यार अगर हमारी सेल गलत है तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यही चीज मैं यूजर्स को बता दूं कि इनकी सेल्स गलत है तो शायद उनका जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। तो मटेरियल क्या है, मटेरियल वो चीज है जो ऑडिटर की नजरों में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट डालती हैं। फिर एक वर्ड आया था परवेजिव। तो परवेजिव को मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ऑडिट के अंदर आपको मिस स्टेटमेंट के इंपैक्ट को बताना है, दिखाना है, तो आप परवेजिव वर्ड यूज करते हो। अगर कोई गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजों को इंपैक्ट डाल रही है तो उस गलती को हम बोलते हैं परवेजिव। ये बात समझ में आई? उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, परवेजिव, कि इस मिस स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है वो परवेजिव है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंगल अकाउंट को या एक सिंगल हेड को इफेक्ट डाल रही है तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो मिस स्टेटमेंट है इसका इफेक्ट परवेजिव नहीं है। हमारी सेल गलत हुई तो हमारी सेल गलत तो रिवेन्यू गलत, रिवेन्यू गलत तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गलत, ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो हमारा नेट प्रॉफिट गलत, नेट प्रॉफिट गलत तो हमारा टैक्स गलत, और हमारी फाइनल फिगर जो हमारी रिजर्व एंड सरप्लस में जाती है वो गलत। तो ये जो गलती है इसका इफेक्ट क्या है, परवेजिव है। लेकिन अगर टेलीफोन एक्सपेंस गलत है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ टेलीफोन एक्सपेंस में पड़ रहा है, तो ये जो इंपैक्ट है ये परवेजिव नहीं है। तो परवेजिव वर्ड को हम यूज करते हैं मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट को बताने के लिए। अगर किसी गलती का इफेक्ट मल्टीपल जगहों पे पड़ रहा है तो उस गलती को हम बोलते हैं कि ये परवेजिव गलती है, इसका इफेक्ट परवेजिव हो रहा है। ठीक है, फिर हमने आगे और पढ़ा था कि सुनो, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है जो मल्टीपल बंदों को, मल्टीपल चीजों को इफेक्ट डाल रही है, केवल वो ही परवेजिव नहीं है, एक सिंगल गलती भी परवेजिव हो सकती है अगर वो चीज एक ह्यूज अमाउंट हो। जैसे कि हमने बोला 10 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, गलती सिर्फ इन्वेंट्री में है लेकिन आपके टोटल एसेट्स का इन्वेंट्री एक मेजर हिस्सा है, तो भी ये एक परवेजिव गलती मानी जाएगी। बात समझ में आई? या तो मल्टीपल अकाउंट को वो इफेक्ट डाल रही है, या तो अकाउंट को तो एक को इफेक्ट डाल रही है लेकिन वो एक ही सब्सटेंशियल अकाउंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और तीसरा हमने बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल डिस्क्लोजर ही मिसिंग है तो भी ये गलती परवेजिव मानी जाती है। फिर हमने बोला कि ऑडिटर के जो ओपिनियन होते हैं वो कैसे होते हैं। एक ओपिनियन देता है ऑडिटर क्लीन, ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है एक होता है क्लीन। इसका मतलब होता है कि ऑडिटर साहब ने ऑडिट किया और ऑडिटर साहब को सब कुछ ठीक मिला, कुछ गड़बड़ उसको नहीं मिली। तो इस क्लीन ओपिनियन में ऑडिटर ये कहता है कि इन माय ओपिनियन, जो मेरे ओपिनियन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही हैं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई हैं। ये होता है क्लीन ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन। इसके अंदर जो ऑडिटर है कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करता। फिर हमने बोला था कि और ओपिनियन कब आता है, एक आता है हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन। एक कौन सा ओपिनियन आता है हमारा, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जब ऑडिटर साहब अपने ओरिजिनल ओपिनियन की लैंग्वेज को चेंज कर देता है या उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करता है तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन हमने बताए थे आपको। मॉडिफाइड ओपिनियन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन, एक कौन सा है, क्वालिफाइड ओपिनियन। एक कौन सा है हमारा, एडवर्स ओपिनियन। एक कौन सा है, एडवर्स ओपिनियन। और एक कौन सा था हमारा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये तीन प्रकार के हमारे मॉडिफाइड ओपिनियन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है हमारा क्वालिफाइड, एक है हमारा एडवर्स, और एक कौन सा है हमारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ये कौन सा ओपिनियन कब देता है, कौन सा ऑडिटर ओपिनियन कब देगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, हम ये चर्चा कर रहे थे। तो हमने बोला
दो चीज ऑडिटर साहब ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला आता है सिचुएशन नंबर 1, कि ध्यान से देखना, ऑडिटर ने ऑडिट करा, ठीक है। मैं ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है मेरा P&L अकाउंट। मैं सिर्फ अभी ना सेल्स की बात करता हूं। सपोज करो सेल्स 100 करोड़, ऑडिटर ने सेल्स का ऑडिट किया, ठीक है। और ऑडिटर को जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ऑडिटर की सेल्स जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। मेरी बात समझ में आई? ऑडिटर ने GST रिटर्न से मिला दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट से मिला दिया, इनवॉइसेस चेक कर लिए। जिन जिन तरीकों से सेल्स को वो चेक कर सकता था उसने सेल्स को चेक किया और उसकी सेल्स वेरीफाई हो गई। तो ये जो सिचुएशन है सब बढ़िया है, सब चंगा है। यहाँ पे जो ऑडिटर साहब है वो अपना क्लीन ओपिनियन दे देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चीज ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है। दूसरी चीज, ऑडिटर साहब सेल्स को चेक कर रहे हैं और ऑडिटर साहब को इस सेल्स के अंदर गलती मिली। सपोज ये जो 100 करोड़ की सेल है ये 3 पार्टी से है। एक पार्टी से हो रखी है हमारी सेल 80 लाख रुपए की, दूसरी पार्टी से हमारी सेल हो रखी है 15 लाख रुपए की, और तीसरी पार्टी से हमारी सेल हो रखी है 5 लाख रुपए की। तो ऑडिटर ने ये वाली सेल को वेरीफाई किया, वेरीफाई हो गई। इस वाली सेल को वेरीफाई किया, वेरीफाई हो गई। लेकिन ये जो 5 लाख की जब ऑडिटर तीसरी पार्टी से सेल्स को वेरीफाई कर रहा था तो इस सेल्स में ऑडिटर साहब को 15,000 रुपए की गलती मिली। ऑडिटर को 15,000 रुपए की गलती मिली। तो अब देखो, गलती मिल गई ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिल चुकी है। ये जो हमारी सेल थी, मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो सेल थी 100 करोड़ रुपए की, ये 100 करोड़ रुपए 3 पार्टी से थी। एक पार्टी को 80 लाख की कर रखी थी, एक को 15 लाख की, एक को 5 लाख की। ऑडिटर ने ये वाली सेल जो है, जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये वाली सेल वेरीफाई हो गई, ये वाली सेल वेरीफाई हो गई। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी की सेल वेरीफाई कर रहा था तो इसे 15,000 रुपए का कुछ डिफरेंस मिला, कुछ गलती मिली। अब मुझे बताओ, ये जो 15,000 रुपए की गलती मिली, तो मैं ये बोल दूं कि ऑडिटर साहब को गलती मिल गई, ऑडिटर साहब को एक गलती मिल गई। तो क्या अब बताओ, क्या गलती मिलते ही ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा? आप मुझे बताओ, क्या गलती मिलते ही ऑडिटर साहब अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे? द आंसर इज नो। सबसे पहले जो ऑडिटर साहब हैं वो इस गलती को चेक करेंगे कि यार ये जो गलती हुई है ये गलती मटेरियल है कि मटेरियल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मटेरियल है कि मटेरियल नहीं है। ऑडिटर पहले चेक करेगा कि ये जो मेरी गलती है ये गलती मेरी मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। अब मटेरियल कौन सी चीज है? मटेरियल वो चीज होती है जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से अगर यूजर्स को पता लग जाए तो उनके डिसीजन को इंपैक्ट कर दे। अगर मैं अपने इन्वेस्टर को यह बता दूं कि सुनो इन्वेस्टर साहब, इनकी 10 करोड़ रुपए की सेल, 100 करोड़ रुपए की सेल है, लेकिन इस 100 करोड़ में से 15,000 की सेल में गड़बड़ है। अब मुझे बताओ, क्या इससे इन्वेस्टर के डिसीजन पे कुछ फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? 100 करोड़ में 15,000 की गलती क्या है? मटेरियल नहीं है। तो सर ये जो गलती है ये गलती मटेरियल नहीं है। अगर गलती मटेरियल नहीं है तो ऑडिटर साहब क्या करेंगे? ऑडिटर साहब ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, वो अपना क्लीन ओपिनियन दे देंगे। बात समझ में आई?
तो देखो सबसे पहला काम क्या करेगा ऑडिटर साहब को, कोई मिस स्टेटमेंट, कोई गलती मिली तो गलती मिलते ही ऑडिटर साहब अपनी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, वो इस गलती को पहले समझेंगे कि ये गलती जो है ये गलती मटीरियल है भी या मटीरियल नहीं है। अगर गलती मटीरियल नहीं है तो ऑडिटर साहब फिर अपना क्लीन ओपिनियन देंगे, क्योंकि गलती छोटी मोटी है, गलती मटीरियल नहीं है। अगर गलती मटीरियल है कि हाँ यार गलती मटीरियल है, फिर उसके बाद ऑडिटर साहब क्या चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे ऑडिटर साहब हैं ये इस गलती का इम्पैक्ट चेक करेंगे कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां पड़ रहा है, क्या ये जो गलती है ये गलती परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल थी 100 करोड़ रुपए की, जो 3 पार्टी से थी। पार्टी 1 से थी 80 लाख रुपए की, पार्टी 2 से थी 15 लाख रुपए से, और पार्टी 3 से थी 5 लाख रुपए से। मैं ये कह रहा हूं ऑडिटर साहब को इस वाली पार्टी में गड़बड़ मिली है, और ऑडिटर साहब के हिसाब से इस वाली पार्टी को जो सेल हुई है वो मात्र 60 लाख रुपए की हुई है। वो कितने की हुई है? 60 लाख की हो रखी है। कंपनी ने 20 लाख की सेल बढ़ा के दिखा रखी है। तो भैया 20 लाख की जो सेल है बढ़ा के दिखा रखी है, तो ऑडिटर को लगेगा कि यार 20 लाख की जो सेल है, ये जो अमाउंट है 20 लाख रुपए का, ये तो बड़ा अमाउंट है। तो ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर बोलेगा कि भाई ये तो बड़ा अमाउंट है, ये जो 20 लाख का जो तुमने गड़बड़ कर रखी है तो बड़ी गड़बड़ है। तो वो क्या कैसे करेगा? वो बोलेगा कि सुनो मुझे एक मिस स्टेटमेंट मिली है, तो क्या मैं सीधा रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूं? आंसर इज नो। पहले ऑडिटर जो है वो क्या चेक करेगा कि ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मटीरियल है कि मटीरियल नहीं है। अब देखो 20 लाख रुपए की सेल है तो ऑडिटर के हिसाब से मटीरियल है, क्योंकि यार 20 लाख बड़ा अमाउंट होता है कि अगर मैं अपने इन्वेस्टर को ये बोलूं कि इनकी जो सेल है उसमें गड़बड़ है, वो 20 लाख से गड़बड़ है, तो सोच सकता है बंदा। तो ऑडिटर के हिसाब से जो है ये मटीरियल है, बड़ी गलती है। अब इसके बाद ऑडिटर साहब, अब देखो जैसे ही मिस स्टेटमेंट मटीरियल बनी, अब तो आपका ओपिनियन मॉडिफाई होके रहेगा, तो बताओ क्या गलती होने से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? द आंसर इज नो। गलती होने से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता, मटीरियल गलती होने से मॉडिफाई होता है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई, आपको मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिल चुकी है, अब तो आपका ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई होके रहेगा। बात समझ में आई? तो ऑडिटर साहब को एक गलती मिली जो कि मटीरियल है। अब ऑडिटर जो है इसके इंपैक्ट को चेक करेगा। अब जो ऑडिटर है वो क्या चेक करने वाला है कि इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट परवेजिव तो नहीं है, मतलब इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी जगह तो नहीं पड़ रहा, या इसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। वो चेक करेगा कि क्या इसका जो इंपैक्ट है वो परवेजिव है या नहीं है। अब जो सेल है वो तो मल्टीपल अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है। सेल गलत, रेवेन्यू गलत, जीपी गलत, नेट प्रॉफिट गलत, टैक्स गलत, बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी मेरी। तो ये वाली जो गलती है, ये वाली गलती तो मटीरियल भी निकली और परवेजिव भी निकली। तो जब गलती मटीरियल भी हो और परवेजिव भी हो तो उस केस में हम बोल देते हैं एडवर्स ओपिनियन। हम क्या बोलते हैं? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन क्या कहता है? एडवर्स ओपिनियन कहता है कि सुनो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे।
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, ऑडिटर को एक गलती और मिली, तो ऑडिटर को एक मिस स्टेटमेंट मिली, तो ऑडिटर साहब सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो गलती है, ये गलती मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। ऑडिटर को जो गलती मिली है वो गलती कैसी है? वो गलती मटेरियल है। हम मान लेते हैं वो गलती मटेरियल है। अब ऑडिटर उसका इंपैक्ट चेक करेगा कि वो जो गलती है वो परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। ऑडिटर के हिसाब से जो गलती है ये परवेजिव नहीं है, तो ऑडिटर को एक गलती मिली जो मटेरियल तो है, लेकिन वो गलती ना परवेजिव नहीं है। मतलब ऑडिटर ना टेलीफोन एक्सपेंस चेक कर रहा था, टेलीफोन एक्सपेंस में ही गड़बड़ है बस, बाकी सब चीज ठीक है सिवाय टेलीफोन एक्सपेंस के। तो इस वाले केस में ऑडिटर जो है वो देता है क्वालिफाइड ओपिनियन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे बताओ क्या समझ में तुमको आया? मैंने ये बोला कि देखो, ऑडिटर साहब को मिस स्टेटमेंट मिली, कुछ गड़बड़ मिली, तो क्या बताओ, क्या गड़बड़ मिलते ही ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा? द आंसर इज नो। सबसे पहले ऑडिटर जो है चेक करेगा कि यार ये जो मुझे मिस स्टेटमेंट मिली है, ये जो मिस स्टेटमेंट मेरे को मिली है, क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? अगर वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल निकली तो ऑडिटर साहब अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। अगर वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं निकली तो ऑडिटर साहब का ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। तो एक मिस स्टेटमेंट मिली और वो मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल निकली, फिर उसके बाद ऑडिटर जो है उसका इंपैक्ट चेक करेगा। क्या चेक करेगा? उसका इंपैक्ट, कि क्या वो जो मिस स्टेटमेंट है वो परवेजिव है या नहीं है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो मिस स्टेटमेंट है ये परवेजिव है, तो ऑडिटर को एक ऐसी गलती मिली है जो मटेरियल भी है और परवेजिव भी है। तो इस वाले केस के अंदर ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है उसको हम बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर ये कहता है कि जी हमारे हिसाब से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रही। ऑडिटर को एक गलती मिली जो कि मटेरियल है, लेकिन वो गलती परवेजिव नहीं है। इस वाले केस के अंदर जो ओपिनियन दिया जाता है उस ओपिनियन को हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड। इस ओपिनियन में ऑडिटर ये कहता है कि जी सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट इस गलती के। यहां क्या बोलता है? जिस जो गलती मटेरियल भी है परवेजिव भी है, ऑडिटर ये कहता है कि जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रही। जो गलती मटेरियल है और परवेजिव नहीं है वहां पर ऑडिटर क्या बोलता है? सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट ये, सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट ये। बात समझ में आई? तो ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाई कब होता है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ऑडिटर साहब को गलती मिली तो वो मॉडिफिकेशन देखेगा। दूसरा होता है ऑडिट एविडेंस। दूसरा क्या होता है? मतलब ऑडिटर साहब ने ऑडिट खत्म कर दिया है और ऑडिटर को कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा, ऑडिटर साहब को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि यार मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। मैं कैसे बताऊं, किस बेसिस पे बताऊं? मुझे तो कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं कहने क्या जा रहा हूं, उधर आपने गलती निकाली थी, आपके पास एविडेंसेस थे, सेल्स गलत थी, आपके पास एविडेंसेस थे, आपने सेल्स बुक चेक करी, आपने जीएसटी रिटर्न से मिलाया तो गलती मिल गई, आपके पास एविडेंसेस थे, आपको प्रॉपर इनवॉइस दिए गए थे। अब क्या हो रहा है? अब
ऑडिट हो चुका है लेकिन ऑडिटर को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मिस स्टेटमेंट है मिस स्टेटमेंट नहीं है, मैं किस बेस पे अपना ओपिनियन दूं, मेरे पास कुछ भी एविडेंसेस नहीं है। तो सेम कहानी, ऑडिटर साहब को एविडेंस नहीं मिल रहे तो ऑडिटर साहब सोचेगा, ऑडिटर साहब को कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहे तो हो सकता है मिस स्टेटमेंट हो, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। भाई नहीं पता ना मेरे को, मिस स्टेटमेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, तो हम यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज करते हैं, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले वाले केस के अंदर मिस स्टेटमेंट थी, मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी, मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस थे। इधर क्या हो रहा है, मेरे पास एविडेंसेस ही नहीं है, तो जब मेरे पास एविडेंसेस ही नहीं है तो हाउ कैन आई से कि मिस स्टेटमेंट होंगी ही होंगी। आई विल यूज द वर्ड पॉसिबल, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, पॉसिबल है। तो ऑडिटर साहब चेक करेंगे कि ये जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है ये मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। बात समझ में आई? ऑडिटर साहब को एविडेंसेस नहीं मिल रहे और ऑडिटर साहब को लग रहा है कि पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन वो जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं फिर वो चेक करेगा कि क्या ये मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। आपको फ्लो समझ में आ रहा है? देखो मैं फिर से आपको समझाता हूं, देखो हो क्या रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका। सबसे पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स ऑडिटर को मिली और उसको एविडेंसेस भी मिल गया। अब वो चेक करता है कि ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मटेरियल है और उनकी परवेजिवनेस को चेक करता है। तो अगर मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल नहीं होती तो ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता। तो ओपिनियन मॉडिफाई जब भी होता है जब मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल होती है। जब मिस स्टेटमेंट मटेरियल होती है फिर उसके इफेक्ट को हम चेक करते हैं कि क्या वो मिस स्टेटमेंट परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। अगर मिस स्टेटमेंट परवेजिव होती है तो हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं और अगर वो परवेजिव नहीं होती तो हम देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये था हमारा पहला केस कि हमें गलती मिल चुकी है और हमारे पास एविडेंसेस भी हैं। अब क्या है, हमारे पास एविडेंसेस ही नहीं है, हमें नहीं पता कि गलती है भी या नहीं, तो हम ये बोलेंगे कि देखो हमें ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे तो देयर मे बी मिस स्टेटमेंट और मे नॉट बी। भैया मिस स्टेटमेंट हो भी सकती है और मिस स्टेटमेंट नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं है। तो अब देखो मेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा और मुझे लगता है कि ये जो गलती, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे को एविडेंस नहीं मिल रहा है और इस एविडेंस के मिलने की वजह से मिस स्टेटमेंट नहीं हो सकती। समझ रहे हो? पॉसिबल मिस स्टेटमेंट के चांसेस नहीं है। मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे और भाई इसके ना मिलने से गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, एविडेंस मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अगर ये वाला केस है कि अगर एविडेंसेस के ना मिलने से मिस स्टेटमेंट के होने का चांसेस ना के बराबर है तो ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेंस चेक कर रहा हूं 10,000 रुपए का और मुझे इस 10,000 के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा, तो मुझे पता है यार 10,000 की ही तो फिगर है, क्या इंपैक्ट डाल लेगी। तो एविडेंसेस मिले या ना मिले ये मेरे ओपिनियन पे फर्क नहीं डालेगा, तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करूंगा। अब मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा और
मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि मिस स्टेटमेंट होंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है और ये पॉसिबल है कि मिस स्टेटमेंट होंगी। फिर जो हमारा ऑडिटर साहब है वो क्या चेक करेगा कि ये जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट है क्या ये मटीरियल हो सकती हैं। अगर मटेरियल हो सकती हैं तो वैसा फिर मैं वापस से चेक करूंगा कि क्या ये परवेजिव होंगी या नहीं होंगी। और अगर ये जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल नहीं होंगी तो बात ही खत्म। मैं वापस से अपना ओपिनियन जो है क्या करूंगा, मॉडिफाई नहीं करूंगा। बस सुनो, मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, ठीक है, मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं और वो मटेरियल भी हो सकती है। तो फिर अगर वो मटेरियल हो सकती हैं वापस से चेक करूंगा कि क्या वो परवेजिव भी होंगी। अगर परवेजिव भी होंगी तो मैं फिर डिस्क्लेम करूंगा। क्या करूंगा मैं? ऑडिट एविडेंस मुझे नहीं मिल रहे हैं और मेरे हिसाब से भैया गलती हो सकती है और वो जो गलती है वो मटेरियल भी हो सकती है और परवेजिव भी हो सकती है। तो वैसा मैं हाथ जोड़ लूंगा, वैसा मैं डिस्क्लेम कर दूंगा कि जी मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, मैं इनका ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी सी बात थी सिर्फ। तो देखो कैसे कैसे बनेगा चार्ट, देखो ओपिनियन का। ओपिनियन का चार्ट कैसे होगा, इधर देखो ध्यान से। हम बोलेंगे कि मिस स्टेटमेंट वाले केस में ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिली। वो मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल नहीं थी, कोई बात नहीं, जो हमारा ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, ऑडिटर साहब को वो जो गलती है वो मिली और वो गलती ना मटेरियल भी थी। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये जो है परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। अगर आपकी गलती मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो इस वाले केस के अंदर आप ओपिनियन देके आते हो एडवर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे। अगर गलती मटेरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है, लेकिन क्या है वो गलती, परवेजिव नहीं है, मटेरियल तो है लेकिन परवेजिव नहीं है, तो यहां पे हम लेके आते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन कि सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बने हैं एक्सेप्ट ये वाला आइटम। ये होता है मेरा कि अगर गलती मटेरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि यार ऑडिटर साहब को ना ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहे और ऑडिटर साहब को लगता है कि देयर में बी मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। अगर मिस स्टेटमेंट पॉसिबल है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मटेरियल है और परवेजिव है। अगर मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो हम यहां पे देते हैं अपना क्या, डिस्क्लेमर कि जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने चेक करी, हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, हम इस पे ओपिनियन नहीं दे सकते। और अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है तो यहां पे हम दे देते हैं वापस से क्या, क्या देंगे, क्वालिफाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था हमारा ओपिनियन का चार्ट। इसको मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से। इसको हम वापस से देख लेते हैं। कहाँ ये देखो, देखो
ऑडिटर का ओपिनियन कब मॉडिफाई होता है? तो ये रहा हमारा सिचुएशन नंबर 1 के मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कोई गलती मिली, हम चेक करते हैं कि क्या वो जो गलती है वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। तो अगर गलती मटेरियल नहीं है तो आपका जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर जो गलती मटेरियल नहीं है तो ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। तो अगर आपकी गलती मटेरियल है और आपके पास इस चीज का एविडेंसेस भी है कि हाँ यार इस चीज को लेके गड़बड़ है, मेरे पास एविडेंसेस हैं कि सेल में गड़बड़ है और ये जो गड़बड़ है ये मटेरियल भी है, फिर हम चेक करते हैं कि ये जो मिस स्टेटमेंट है क्या ये परवेजिव है या नहीं है। अगर आपकी जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है और परवेजिव भी है तो यहां पे हम क्या देते हैं? एडवर्स ओपिनियन। आपको गलती मिली और वो गलती मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो वहां पे हम क्या देते हैं? एडवर्स ओपिनियन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? आपको गलती मिली, अगर गलती मटेरियल नहीं है हटाओ, हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर गलती मटेरियल है तो उसके बाद हम चेक करते हैं, ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा कंफर्म है, लेकिन हम चेक करते हैं कि कौन सा देना है। उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये गलती परवेजिव है या नहीं है। अगर गलती परवेजिव भी निकली तो हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। मतलब गलती मटेरियल भी है, परवेजिव भी है, एडवर्स ओपिनियन। गलती मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर उसके बाद ऑडिटर साहब को एविडेंस ही नहीं मिल रहे हैं, सेम तरीका। अब ये चेक करो कि इस एविडेंस ना मिलने की वजह से क्या मिस स्टेटमेंट पॉसिबल है कि मिस स्टेटमेंट हो सकती है? हाँ हो सकती है। पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेज चेक कर लो कि जो तुम्हारा इफेक्ट होगा वो मटेरियल भी है और परवेजिव भी है। अगर ये कहानी है तो आप दोगे डिस्क्लेमर कि जी हमें लगता है कि हमें एविडेंस नहीं मिल रहे और इसकी वजह से जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी हो सकती है और इसका जो इंपैक्ट है वो परवेजिव भी हो सकता है। डिस्क्लेमर कि ये हम ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इसका जो इफेक्ट है, जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल तो होंगी लेकिन परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से रिपीट करूं। देखो सबसे पहले देखो क्या होगा, ऑडिटर साहब का जो ओपिनियन मॉडिफाई होता है वो दो तरीके से होता है, दो फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला मिस स्टेटमेंट, दूसरा एविडेंस। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। ऑडिटर साहब ने ऑडिट किया, उन्हें गलती मिल गई, उनके पास एविडेंस है कि हाँ भाई गलती है। तो सिर्फ गलती होना ही ऑडिटर के ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करता। ऑडिटर साहब पहले चेक करते हैं कि क्या ये जो गलती हुई है ये गलती मटेरियल है या नहीं है। अगर जो गलती मटेरियल नहीं निकली तो ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता। तो ओपिनियन को मॉडिफाई होने के लिए गलती का मटेरियल होना बहुत जरूरी है। तो गलती मटेरियल निकली, फिर चेक करते हैं कि क्या ये गलती जो है इसका इंपैक्ट परवेजिव है या नहीं है। अगर इसका इंपैक्ट परवेजिव भी निकला, ये गलती मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, हम कहते हैं इसको एडवर्स ओपिनियन कि जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे। अगर मिस स्टेटमेंट के अंदर गलती है, मटेरियल गलती है लेकिन वो परवेजिव नहीं है, हम देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है एक्सेप्ट ये वाला आइटम, एक्सेप्ट सेल, एक्सेप्ट परचेज। वहां पे हम एक्सेप्ट वर्ड यूज करते हैं कि सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट इसके। बात समझ में आई? फिर हम चलते हैं एविडेंसेस की तरफ कि ऑडिटर साहब को एविडेंस ही नहीं मिल रहे कि मिस स्टेटमेंट हो सकती है नहीं हो सकती। तो अगर मुझे एविडेंस नहीं मिल रहे और मुझे लगता है कि कोई भी गलती नहीं हो सकती तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करूंगा। अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे एविडेंस नहीं मिल रहे और इस पॉसिबल है कि गलती हो सकती है, वापस चेक करूंगा कि वो जो गलती हो सकती है क्या वो गलती जो है मटेरियल है या नहीं है। अगर मटेरियल नहीं है हटा दो, अगर मटेरियल होगी तो क्या वो परवेजिव है। अगर परवेजिव है
तो हम देंगे क्या, डिस्क्लेमर, कि जी मुझे एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। और अगर वो जो पॉसिबल गलती है उसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं होगा तो हम देंगे फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। इतनी बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? पूरा मैंने आपको समझा दिया ओपिनियन के बारे में, कैसे ओपिनियन देते हैं, टाइप भी सिखा दिया आपको मैंने, ठीक है। अब देखो आप उससे, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था मैंने। ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, इसमें हम क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट फॉर, सब कुछ वही कर देते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा डिस्क्लेमर, हम उसमें क्या बोल देते हैं कि भाई साहब हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, हम कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? और ये रहा एडवर्स ओपिनियन, सबके यार आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रही, देखो, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन आपने दिया, आपने कौन सा ओपिनियन दिया है, क्वालिफाइड ओपिनियन, सब कुछ ठीक है लेकिन सिवाय इसके, एक्सेप्ट फॉर, सब कुछ ठीक है सिवाय इसके, आप दे रहे हो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, भाई साहब मुझे एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं और मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, वी डू नॉट एक्सप्रेस, देख लो, वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन, हमें एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए हम ओपिनियन नहीं दे पा रहे। और इधर एडवर्स ओपिनियन, भाई साहब सब कुछ मिल चुका है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रही, एकदम खराब बनी हुई है, हर चीज में गड़बड़ी है, इसमें हम क्या बोलते हैं, एडवर्स ओपिनियन। तो हमारा ऐसे ये कहता है कि आपका चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन है, चाहे एडवर्स ओपिनियन है, चाहे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, आपको क्लियरली अपना जो ओपिनियन है वो देना है, चाहे वो क्वालिफाइड है, चाहे वो आपका एडवर्स है, चाहे वो डिस्क्लेमर है, आपको अपना ओपिनियन क्लियरली रिपोर्ट में देना है, ठीक। आगे चले, अब देखो ये सब पढ़ लिया आपने, ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, सब समझ लिया आपने। सर्कमस्टांसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, किन किन वजह से, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से मॉडिफिकेशन होती है, दो ही तो होती है साहब, कौन कौन सी होती है, एक तो हमारे पास मिस स्टेटमेंट, कौन सी, वो भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से, और ऑडिट एविडेंस ना मिलने की वजह से। चेक कर लो, देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने भी, ऑडिटर concludes that based on the audit evidence obtained, financial misstatement as a whole are not free from material misstatement। और ऑडिटर को क्या है, एविडेंस ही नहीं मिल रहे, मतलब दो सिचुएशन होती हैं, कब कब ऑडिटर जो है अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करता है, ऑडिटर कहता है कि जी पहली कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। और दूसरी क्या, ऑडिटर साहब को अपना ओपिनियन देने के लिए एविडेंस ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, ऑडिटर साहब को अपना ओपिनियन क्लियरली देना ही देना है, क्लियरली एंड एप्रोप्रिएटेड मॉडिफाई ओपिनियन, आपको अपने हिसाब से ओपिनियन देना पड़ेगा। वो कैसे दोगे, तो हम चेक करेंगे, गलती है, मटेरियल है, नहीं है, परवेजिव है, नहीं है, इस हिसाब से हम अपना ओपिनियन क्लियरली बताएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मॉडिफाई ओपिनियन पढ़ लिया हमने, क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना था, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। अब क्या पढ़ना है, इसके बाद का देखें, ये देखो सुनो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में एक पॉइंट और भी है। देखो अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऑडिटर ने ऑडिट किया और ऑडिटर साहब को ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, ठीक है। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, तो अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे तो हम चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा।
क्या इसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेंगे। लेकिन इसकी वजह से मिस स्टेटमेंट जो है वो हो सकती है, इसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है। फिर चेक करेंगे कि क्या ये जो है मटेरियल होंगी या मटेरियल नहीं होंगी। अगर मटेरियल नहीं होंगी तो भी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। अगर मटेरियल होंगी तो चेक करूंगा मैं परवेजिव है या नहीं है। अगर परवेजिव भी होगा तो मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा। देखो, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस नहीं लग रहा और उसको लगता है कि इसका जो इफेक्ट है वो मटेरियल भी होगा और परवेजिव भी होगा, तो ऑडिटर जो है वो डिस्क्लेमर दे देगा। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देगा ऑडिटर? जब उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे। लेकिन यहां पर इन्होंने बात और बोली, वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन के अंदर पता क्या होगा, एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन के अंदर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल चुका होगा लेकिन फिर भी वो अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा। इन सिचुएशन के अंदर वो डिस्क्लेमर देगा। मतलब ऑडिटर को एविडेंस मिल चुका है, गलतियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ओपिनियन नहीं देगा। क्यों? उसको समझ ही नहीं आ रहा भाई, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज आ चुकी हैं कि ऑडिटर को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपना ओपिनियन दूं क्या। एग्जांपल देखो एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी, उसके सामने एक साथ देखो क्या हुआ, 5,000 का क्या लग चुका है, करोड़ का कोर्ट केस, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग, लाइसेंस रिन्यूअल, मेजर इन्वेस्टर एग्जिट। इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हो चुकी हैं। ऑडिटर ने इन सब के रिगार्डिंग एविडेंसेस ले चुका है, लेकिन सब अनसर्टेनिटीज का कंबाइंड इफेक्ट इतना मटेरियल एंड परवेजिव है कि उसको नहीं पता कि भाई ओपिनियन में क्या दूं। बात समझ में आ रही है? मतलब ऑडिटर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब मुझे पता है, मेरे पास एविडेंसेस हैं, लेकिन इन एविडेंसेस की वजह से फ्यूचर में क्या होगा भाई मुझे नहीं पता, अनसर्टेनिटीज हैं। देखो, कोर्ट केस 5,000 करोड़, लाइसेंस रिन्यूअल पेंडिंग है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने एग्जिट ले लिया है, एक क्लास ग्राउंडिंग हो चुका है। इन सब अनसर्टेनिटीज का कंबाइंड इफेक्ट इतना मटेरियल एंड परवेजिव है और फ्यूचर आइटम्स आउटकम्स इतने अनसर्टेन है कि जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इसलिए क्या देगा वो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो एविडेंसेस नहीं है तो देंगे डिस्क्लेमर, देते ही देते हैं, लेकिन एविडेंसेस है पर अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा और इतनी इंटरकनेक्टेड है कि ओपिनियन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो भी हम क्या देंगे? डिस्क्लेमर देंगे। और ये कब होता है? ये होता है हमारा एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन के अंदर। तो यहां पे यही लिखा गया है कि भाई साहब एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो डिस्क्लेमर देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर मटीरियली मिसस्टेटेड। एक तो चेक करता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल है या नहीं है, और दूसरी बात किसके ऊपर चेक करता है? वो ऑडिटर के जजमेंट में अबाउट परवेजिवनेस। तो मतलब किन किन विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, कब कौन सा ओपिनियन देना है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है मिस स्टेटमेंट पे और परवेजिवनेस पे, कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। एक तो ये फैक्टर होता है, दूसरा क्या है? परवेजिवनेस, कि वो गलती परवेजिव है या नहीं है। बात समझ में आई? फिर देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर कोई क्या लगा दिए? लिमिटेशन लगा दी है। सपोज करो मैं एक ऑडिट पे गया और वहां पे मैनेजमेंट ये कहती है कि हम आपको
स्टॉक वेरिफिकेशन करने नहीं देंगे, हम आपको इन्वेंट्री विजिट करने, जो हमारी फैक्ट्री है हम आपको फैक्ट्री विजिट करने नहीं देंगे। तो मेरे ऊपर क्या किया है, मेरे ऊपर जो मैनेजमेंट है उसने क्या लगा दिया है, कुछ लगा दी, क्या है, लिमिटेशन लगा दी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मैंने ऑडिट को एक्सेप्ट किया और मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर कुछ क्या लगा दी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। एग्जांपल, हम आपको इन्वेंट्री काउंट करने नहीं देंगे, या जब हमारी इन्वेंट्री काउंट हो रही होंगी हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको कोई भी परचेज का इनवॉइस नहीं दिखाएंगे, हम कोई भी आपसे बैंक की डिटेल नहीं भेजेंगे आपको। समझ रहे हो, आपके ऊपर क्या लगा दी गई है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है आपके ऊपर। तो अब क्या करोगे आप, अगर मैनेजमेंट ने आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे कि ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इसको हटा दो। क्या बोलोगे उसको, मैनेजमेंट से आप ये बोलोगे कि भाई सुनो, आप ये रिक्वेस्ट जो आपने ये लगा रखी लिमिटेशन इसको हटा दो, क्योंकि इसकी वजह से मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब बात समझ में आ रही है, मैनेजमेंट ने एक लगाई रिस्ट्रिक्शन कि हम आपको कोई भी परचेज का इनवॉइस नहीं देंगे। तो ऑडिटर ये कह रहा है कि सुनो, आपकी इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो कृपया करके आप इसको हटा दो। तो अगर मैनेजमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया तो आप अपना जो ऑडिट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने मैनेजमेंट को बोला कि भैया परचेज इनवॉइस दिखा दो, अदरवाइज मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे। अगर उसने नहीं हटाई तो क्या करोगे, फिर आप कहां पहुंचोगे, फिर आप इस मैटर को कम्युनिकेट करोगे TCWG को। आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इसको हटा दो और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे, फिर आप इस मैटर को किसके पास लेके जाओगे, TCWG के पास लेके जाओगे। उनसे बोलोगे कि वैसा मैनेजमेंट जो है हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। अब क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या लगा सकता हूं क्या मैं, मतलब इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता हूं। मुझे इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है, मुझसे ये बोला गया है कि आप इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए आप हमारी फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, आप फैक्ट्री विजिट नहीं कर सकते, तो क्या मैं किसी और तरीके से स्टॉक को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो जिन और तरीकों से मैं वेरीफाई करूंगा उनको बोलूंगा मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। मैं बैंक की, जो बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट जमा करी जाती है वो चेक कर सकता हूं। जो कंपनी हर क्वार्टर में अपने स्टॉक की स्टेटमेंट भेजती है बैंक को, वो चेक कर लूंगा मैं। कंपनी का स्टॉक रजिस्टर चेक कर लूंगा मैं। अरे कुछ तो मैं अलग कर सकता हूं क्या, इसके अलावा मैं क्या कुछ और कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं, क्या मैंने वो प्रोसीजर लगाए और मुझे एविडेंस मिल गए, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने वो प्रोसीजर्स लगाए और मुझे एविडेंस मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, तो क्या हो रहा है, मैंने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाए और मुझे एविडेंस मिल गए, तो एविडेंस लो और अपना ऑडिट कंटिन्यू करो। लेकिन मुझे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो अब मैं चेक करूंगा कि इस एविडेंस ना मिलने की वजह से इसका इंपैक्ट क्या होगा। क्या वो मटेरियल है, वही सेम चीज, मुझे एविडेंस नहीं मिल रहे, क्या इसका इंपैक्ट मटेरियल होगा। अगर मटेरियल है तो क्या वो परवेजिव भी होगा। तो अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो क्या करूंगा मैं, अगर मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो या तो आप विड्रॉ कर लो, अगर लॉ में लिखा हुआ है परमिट करता है तो विड्रॉ कर लो, या डिस्क्लेमर दे दो। अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहे और इसका इंपैक्ट मटेरियल भी है परवेजिव भी है, तो अगर विड्रॉ पॉसिबल है विड्रॉ कर लो, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। इसका इंपैक्ट मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो।
मेरी बात समझ में क्या मतलब हुआ इसका? देखो, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर लगाए रेस्ट्रिक्शंस कि ऑडिटर साहब, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं परचेज का या कुछ भी ले लो, स्टॉक का ले लो, कि सुनो, हम आपको फैक्ट्री विजिट करने नहीं देंगे, और इसकी वजह से अगर आपको लगता है कि यार मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टॉक के अगेंस्ट मुझे एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो आप मैनेजमेंट से बोलोगे कि मैनेजमेंट अपनी इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दो। अगर मैनेजमेंट मान लेती है तो आप इसको क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। मैनेजमेंट से आपने रिक्वेस्ट करी कि इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दो, उसने हटा दिया, आप वापस उसका करोगे, कंटिन्यू करोगे ऑडिट को। आपने मैनेजमेंट को बोला और उसने मना कर दिया, तब आप इस मैटर को क्या करोगे? TCWG को कम्युनिकेट करोगे, और साथ ही साथ आप चेक करोगे कि क्या मैं कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता हूं। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या मैं लगा सकता हूं? क्या इन्वेंट्री सिर्फ फैक्ट्री विजिट से ही चेक हो सकती है? द आंसर इज नो। आप स्टॉक स्टेटमेंट चेक कर लो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लो, आप इनका रजिस्टर चेक कर लो। समझ रहे हो? ऑल्टरनेट तरीके से अगर आप चेक कर सकते हो तो वो चेक कर लो। अगर वो प्रोसीजर लगा के आपको एविडेंस मिल गए हैं तो अपना कंटिन्यू करो ऑडिट को। लेकिन ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी नहीं लग पा रहे हैं और मुझे कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, अब मैं चेक करूंगा कि क्या इसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हो सकती है तो क्या वो मटेरियल है और परवेजिव भी होंगी। तो अगर उनका इफेक्ट मटेरियल होगा और परवेजिव भी होगा, तो या तो अगर लॉ में परमिट है आप उसको विड्रॉ कर लो, अगर परमिट नहीं है तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का ओपिनियन दे दो, और अगर इसका इफेक्ट मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे। ये सिंपल लिखा हुआ है इसके अंदर। ये बात समझ में आ गई? नहीं? देख लो, ये लिखा हुआ है। ये जब आप पढ़ोगे ना, सेम चीज लिखी हुई है। इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिटर को पता लगता है कि मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगा दी है और इसकी वजह से क्या है, वो ओपिनियन देने में उसको प्रॉब्लम आएगी, इसकी वजह से उसका ओपिनियन जो है वो क्वालिफाइड हो सकता है, तो क्या करेगा वो? ऑडिटर साहब मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि यार इस लिमिटेशन को आप हटा दो। अगर मैनेजमेंट ने वो हटा दिया तो उसको आप कंटिन्यू करोगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप TCWG को ये मैटर कम्युनिकेट कर दोगे और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को लगाने की कोशिश करोगे। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं तो यू विल कंटिन्यू द ऑडिट। अगर आपको एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चेक करोगे कि इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा। अगर इसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो या तो आप इसको विड्रॉ करोगे अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का दे दोगे, और अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो आप क्वालिफाई कर लोगे अपने ओपिनियन को। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब चीजें लिखी हुई है। ये एक इसका समरी चार्ट है, एक बारी आप फटाफट से इसको देख लो। लो ये लो, मैनेजमेंट ने लगाई एक लिमिटेशन, इसकी वजह से ऑडिटर साहब को एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं। ऑडिटर साहब मैनेजमेंट से बोलेंगे कि इसको हटा दो। अगर उसने हटा दिया तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर उसने नहीं हटाया तो क्या करेगा? वो इस मैटर को बताएगा TCWG को और चेक करेगा कि यार क्या ऑल्टरनेट एविडेंसेस में लगा सकता हूं। अगर उनको लगाने से उसको एविडेंसेस मिल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू कर लो। अगर नहीं मिल पा रहे तो चेक करो कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर इसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो या तो आप विड्रॉ कर लो या क्या कर लो, डिस्क्लेमर का ओपिनियन दे दो। अगर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। ये चीज है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये रहा देखो आईसीआई ने जो अपना चार्ट बना रखा है, देख लेना ये वाला, ठीक है? इसको भी देख लो एक बार साथ साथ आप लोग। लो, थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप एक बारी ना, मैंने बता दिया आपको, फिर भी देख लेना आप इसको एक बारी। तो आगे चले। अब देखो, अब मुझे आपको ये पढ़ाना है कि बाकी देखो, अब हमें ये सीखना है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन से पैरा में क्या चेंजेस आएगा, कि जो ओपिनियन पैरा है उसमें क्या चेंज आएगा, जो बेसिस वाला है बेसिस उसमें क्या चेंजेस आएगा, ठीक है? तो इसको हम सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? तो अभी तक अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया है, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।